जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बीटीएम क्रिप्टो फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्रेसिडेंट बाय टेक्नो एक्स। तो आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए फ्री मास्टर फ़हीम साहब की तरफ से की जा रही है, जिसके अंदर हम उन लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो क्रिप्टो या फॉरेक्स स्टॉक मार्केट की दुनिया में आना चाहते हैं और उनको कंफ्यूजिंग है बहुत सारी चीज़ों को देखकर। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिंग क्या चीज़ है, ट्रेड हम किस तरह से कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कैसे की जाती है, क्या ये चीज़ हलाल है या हराम है। तो अपने हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले हम डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं कि ये जो कोर्स या शॉर्ट आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप रखी गई है, इसके बीच में आप लोगों को किस चीज़ का बेनिफिट होगा और क्या ये पोटेंशियल रखती है आप लोगों के लिए। दिस शॉर्ट कोर्स इज ओनली फॉर दोज हु वांट टू चेंज देयर लाइफ एज प्रोफेशनल ट्रेडर। So in this course you will be able for doing the trade in crypto, forex and other stock of the world. Because we are starting this course fully practical sessions, after this session I am damn sure you will know everything about trading world. So let's start. एक दफ़ा आपको इसका मैं ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ कि ये वाला सेशन या शॉर्ट कोर्स उन बंदों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है कि जो क्रिप्टो की दुनिया में या ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाहते हैं प्रोफेशनली तौर पे, और इस सेशन को लेने के बाद एट लीस्ट वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो ट्रेडिंग की दुनिया में आकर किसी भी स्टॉक के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। एट लीस्ट इस लेवल तक कि उनको पता चल जाएगा कि हमने बाइंग या सेलिंग कैसे करनी है। उसका रीज़न क्या है कि ये हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, तो थोड़ी सी हमारी थ्योरी होगी। एक दो हमारे जो सेशन होंगे वो थ्योरी के ऊपर होंगे और उसके बाद हमारी एक दो क्लासेस प्रैक्टिकल के ऊपर होंगी कि हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है, और डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है। तो इस सेशन को लेने के बाद मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग एट लीस्ट ट्रेडिंग की जो दुनिया है उसके हवाले से जान जाएंगे कि यह काम कैसे करती है। तो आगे क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में आपको तारुफ करवा देता हूँ कि मेरा नाम क्या है, मैं कितने अरसे से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और कितनी इसके अंदर पोटेंशियल है कि मैंने कितना अर्न किया है। तो सबसे पहले नाम के हवाले से आपको मैं आगाह कर देता हूँ। तो तैयब रियाज मेरा फुल नेम है। एजुकेशन मेरी डबल मास्टर इस्लामिक स्टडी में है। उसके बाद तकरीबन मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग करते हुए, और ऑलमोस्ट मैं इतने ही अरसे से ट्रेडिंग की दुनिया में काम कर रहा हूँ। फॉरेक्स क्रिप्टो वगैरह का सारा निज़ाम इसमें आ जाता है। और तकरीबन 2019 से मैं प्रोफेशनली तौर पे काम कर रहा हूँ ऐसे पब्लिकली, और ऑलमोस्ट मैं 1 ईयर में $60,000+ अर्न कर चुका हूँ। अब हम आ जाते हैं बीटीएम की तरफ कि हमारा विजन क्या है, हम क्यों इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो बीटीएम इज़ अ मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूट फॉर मेकिंग द बेस्ट ट्रेडर with the vision of bringing the awareness that be a trader, not a gambler. Do the original work, don't run to shortcuts. Our aim is to make 1,000 traders who can earn $1,000 a month. हमारा एक छोटा सा एक विजन है कि हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाहते हैं वो शॉर्टकट की तरफ ना भागें। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो फॉलो करते हैं लोगों के सिग्नल्स ग्रुप को वो ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद अपना वो लॉस कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हमने किस तरह से सिग्नल को फॉलो करना है। फ्यूचर की ट्रेड में चले जाते हैं, अकाउंट अपने लिक्विडेट कर लेते हैं, अकाउंट अपने वॉश कर लेते हैं। वो फिर कहते हैं जी क्रिप्टो हराम है, क्रिप्टो के बीच में कुछ नहीं रखा हुआ, या फॉरेक्स की मार्केट में कुछ नहीं रखा हुआ, या ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर होता ही लॉस है। तो इसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आपको ड्राइविंग करनी नहीं आती, अगर आपको कार चलानी नहीं आती, आपको बाइक चलानी नहीं आती, और आप उसको स्टार्ट करके रोड पे लेकर आ जाते हो और आपको पता ही नहीं है कि जो इशारे लगे हुए हैं, जो सिग्नल लगे हुए हैं, उसके बीच में जो रेड कलर की लाइट जलती है वो किस लिए है, येलो कलर की किस लिए, ग्रीन कलर की किस लिए है।
अगर आपको यही नहीं पता कि हमने ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कैसे करना है, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपके चांसेस होंगे एक्सीडेंट करवाने के, मीन लॉस करवाने के। तो उसके बीच में ना उन इशारों की गलती है, ना उस सिग्नल की गलती है, ना उस गाड़ी की गलती है, बल्कि गलती किसकी है? सीखे बगैर चलाने वाले की। खुद भी डूबेगा, अपने साथ किसी को भी लेकर डूबेगा। तो सेम इसी तरह से ट्रेडिंग की दुनिया भी है। इवन कि इसके साथ अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाओगे, तो हर फील्ड के अंदर जाने से पहले आपको उसके बारे में आगाही होना ज़रूरी है कि हम किस तरह से उस चीज़ को करें तो हमारे लिए आसानी पैदा होगी। हम लर्निंग करने के बाद अगर उस चीज़ को लेकर चलें तो उसके अंदर लॉस के चांसेस हमारे कम होंगे। नेक्स्ट अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने सेशन की तरफ, कि हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी इस सेशन को चलाने के लिए, या क्रिप्टो फॉरेक्स वगैरह की दुनिया में आकर ट्रेड करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और कौन से बंदे कैपेबल हैं इसको करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक अदद मोबाइल, एक लैपटॉप और एक पीसी। इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है, इवन के अगर आपके पास कोर टू डू भी है तो वो भी चलेगा, डुअल कोर भी चलेगा। लाजमी नहीं है कि आप लोगों के पास कोई 12 GB रैम वाला मोबाइल हो, 4 GB रैम का भी मोबाइल है तो वो भी चल जाएगा। लैपटॉप अगर आपके पास डुअल कोर कोर टू डू पड़ा है या पीसी पड़ा हुआ है तो वो भी इनफ है, आप उसके ऊपर भी वर्किंग कर सकते हो। तो इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अमूमन आज के दौर में ये इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ इंसान के पास लाजमी होती है। तो यहाँ पे आपका ये इशू सोल्व हो गया। नंबर टू पे आपको जो चीज़ चाहिए वो है जी इंटरनेट का कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन? के जिसके अंदर आप एट लीस्ट कनेक्टिविटी अच्छी कर सको। एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन, और ऑलमोस्ट सभी बंदों के पास अपने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट चल रहा होता है। आप चाहें तो उसका हॉटस्पॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लैपटॉप और पीसी पे। और अगर आप मोबाइल पे आप कर रहे हैं तो फिर आपको हॉटस्पॉट की ज़रूरत नहीं है, वो भी इंटरनेट आपका काम आ जाएगा। उसके बाद आपके पास तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट $100 का मार्जिन होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप रियल मनी के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। और अगर आपके पास ये भी नहीं है लेकिन आप ये कहते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो फिर एटलीस्ट आपके पास टाइम लाजमी होना चाहिए सीखने के लिए, और आप डेमो ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं कि जो आपको डेमो ट्रेड यानी कि प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिस का मौका दे देते हैं। तो आप वहाँ से पेपर ट्रेड कर सकते हैं, वो आपके पास एक ऑप्शन होता है। तो जब तक आपकी लर्निंग ना हो जाए आप पेपर ट्रेड करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं, उसके बाद आप रियल मनी में स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम $10 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ, जिस इंसान का मार्जिन जितना अच्छा होगा, वो उसी हिसाब से वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। सपोज़ करें एक इंसान है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसी भी स्टॉक को उठा रहा है, उसको एक शेयर $1 में मिलता है, वो $100 की इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो लॉजिकली तौर पे उसके पास एक 100 यानी कि 100 उसके पास शेयर्स आ जाएंगे। इसी तरह से उसी प्राइस के ऊपर एक बंदा $1000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट को वो जब लगा रहा है उसके ऊपर, तो वो क्या कर रहा है जी कि 1000 शेयर्स को वो बाय कर रहा है। 1000 शेयर्स को बाय करने के बाद जब हम देखेंगे, दोनों टारगेट भी एक ही रख रहे हैं। एक इंसान 100 शेयर्स को सेल कर रहा है 1.10 के ऊपर, यानी कि 10 सेंट का बीच में डिफरेंस रख के। वो दूसरा इंसान जिसने 1000 शेयर्स खरीदे हैं वो भी वही टारगेट अपना रख रहा है। तो दोनों के पोर्टफोलियो के ऊपर उनको 10% का ही प्रॉफिट हो रहा है 10 सेंट ऊपर जाने की वजह से। लेकिन जो $100 वाला बंदा था, 100 शेयर्स वाला बंदा था, उसको $10 का प्रॉफिट हुआ 10% के हिसाब से उसका जो पोर्टफोलियो है उसका। और जो $1000 वाला बंदा था उसको $100 का प्रॉफिट हुआ 10% के हिसाब से, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो 100 वाले से बड़ा था। तो यहाँ पे क्या बात आ गया, हमारे यहाँ रिजल्ट निकलता है इस जगह पे कि जिस बंदे के पास पोर्टफोलियो अच्छा होगा उसकी प्रॉफिट की रेशो भी ज़्यादा बेहतर होगी। अदरवाइज जो ट्रेडिंग के रूल हैं, चाहे किसी का $100 का अकाउंट है, किसी का $10 का अकाउंट है, किसी का 1000 का या $10,000 का, इवन के $1,00,000 का, तो सबके लिए जो रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के वो एक जैसे ही होते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स में चीज़ें आती हैं वो कौन सी है, तवज्जो के साथ आप उसको सुन लें। कि इस काम को करने के लिए एज डज नॉट मैटर, किसी भी उम्र का इंसान इस काम को कर सकता है। हाँ, उसके अंदर जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है, मेंटालिटी उसकी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ऐसे बंदे जो आएँ-बाएँ-शाएँ करें, जी ये मेरे साथ क्या हो गया, ये काम तो मेरे लिए बना ही नहीं है, कमज़ोर दिल के बंदे हैं वो, मेंटली तौर पे वो बंदे प्रिपेयर नहीं हैं, तो वो इस काम में ना आएँ।
सेकंड नंबर के ऊपर जो लोग अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ वो चस्का लेना चाहते हैं, तो उनसे भी मैं अभी बोलूंगा कि भाई आप लोग भी इस फील्ड में ना आओ। आपको आगाह इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि जिस काम को आप करने जा रहे हो वो आपके लिए कितनी पोटेंशियल रखता है। आप बस उसमें टाइम तो नहीं वेस्ट करोगे अपना, तो इसलिए अपना टाइम बचाने के लिए आप ट्राई करें किसी और फील्ड में, ताकि अगर आपके असबाब यहाँ पे नहीं पैदा होते रिज़्क के, तो अल्लाह ने और भी बहुत सारे असबाब रखे हुए हैं, आप उनमें जाके भी ट्रेड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन की तरफ। वहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट किस चीज़ के हैं कि जिनको हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ये शॉर्ट सा हमारा सेशन है और उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ों को कवर कर सकूँ। उसमें से चंद चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, लाइक के क्रिप्टो करेंसी और जो ब्लॉकचेन है ये वर्क कैसे करती है, ट्रेडिंग की दुनिया क्या है, क्या ये हलाल है या हराम है, हम इसके अंदर रहते हुए कितनी पोटेंशियल ले सकते हैं, कितना हम अर्न कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है कि हम एक महीने के अंदर $1000 अर्न कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे अपने सेशन के अंदर। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे जाने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आखिर ये जो इकोनॉमिकल सर्कल है वो क्या चीज़ होती है, इकोनॉमी वर्क कैसे करती है। यहाँ पे आपको मैं कुछ अरसा पीछे लेकर चलता हूँ, कुछ दिहाइयाँ सदियाँ पीछे। आप ये चीज़ सोचें कि जब पैसे का रुझान नहीं था, पेपर मनी का, ठीक है, जिसको हम करेंसी वगैरह कहते हैं, नोट वगैरह कहते हैं, एटीएम वगैरह, इसका कोई सीन नहीं था। तो इंसान की जब पैदाइश हुई है उस टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था। क्या बार्टर सिस्टम होता था? किस चीज़ को कहते हैं बार्टर सिस्टम? कि इंसान एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेता था, इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। अब यहाँ पे क्या था, एक इंसान के पास समझ लें हाथी है और दूसरे इंसान के पास बकरियां हैं। वो कहता है जी कि मुझे ये बकरियां चाहिए, और वहाँ पे वो हाथी वाला क्या कहता है जी कि ये मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ आपके साथ। और बकरियां वाला बोलेगा भाई ठीक है मैं एक्सचेंज कर देता हूँ। तो वो क्या फिर बोलेंगे वहाँ पे जी कि मेरे हाथी जो है वो तो मेरा बड़ा है, और यहाँ पे अकली तौर पे मैं ये चीज़ तस्लीम करता हूँ कि उसकी जो वुक़्क़त है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो डेफ़िनेटली वो एक हाथी के साथ ज़्यादा बकरियों का भी तकाज़ा कर सकता है, तो इसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। इसी तरह से ये भी पॉसिबल है कि जिसको वो हाथी वाला बंदा जिससे बकरियाँ लेने के लिए जा रहा है, उसको ज़रूरत ही ना हो। वो बोले नहीं बाजी मुझे जो है ना हाथी नहीं चाहिए, हाँ मुझे गंदम चाहिए, आप ऐसा करो मैं गंदम के बदले आप जो है ना वो एक्सचेंज कर लो। अब वो बंदा क्या करेगा, ऐसे किसी बंदे को ढूंढेगा जिसको हाथी चाहिए, उससे गंदम लेगा और गंदम लेने के बाद उस बकरी वाले को दे देगा और उससे वो बकरियां ले लेगा। तो इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने एक चीज़ों का तयन करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एसेट को बना लिया, एक वैल्यूएबल चीज़ को बना लिया जिसको हम कहते हैं गोल्ड। अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी कि जिसके अंदर आपको इन चीज़ों का पता चलेगा कि भाई लाज़मी नहीं है कि गोल्ड के ऊपर ही तिजारत हो रही होती थी, बल्कि बहुत सारी ऐसी कीमती चीज़ें भी होती थी कि कोई कीमती लकड़ी, कोई कीमती पत्थर के जो सिर्फ़ उसी इलाके में मौजूद होता था, किसी और जगह पे वो मौजूद नहीं था होता। तो लोग उसके अंदर क्या करते थे, उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए उसको उसकी वैल्यू पे लेकर आ जाते थे और उसके बदले में कीमत उसकी मुकर्रर कर देते थे कि जिस बंदे के पास ये वाली मखसूस चीज़ होगी तो उसके बदले में ये चीज़ वो ले सकता है। तो यहाँ से किस चीज़ का वजूद आया? करेंसी का वजूद आया। अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ कुछ दुहाइयों के बाद क्या हुआ, रियासतें कायम हुई, ठीक है? शहरों के अंदर अलग-अलग एक बादशाहत थी। तो हर रियासत के अंदर अपने हिसाब से उनका गोल्ड चलता था, सिक्के चलते थे। तो क्या करते थे ताजिर हज़रात के, जब भी किसी रियासत में जाते थे, वहाँ पे जाके वो एक्सचेंज करने के लिए गोल्ड को वहाँ पे अपना गोल्ड रखवा देते थे और बदले में उधर से उनका गोल्ड ले लेते थे। अब यहाँ पे 2 चीज़ों का वजूद आया। क्यों आया? सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि जब ताजिर जाते थे और शहरों में काफ़िले जाते थे, तो डाकू उनको लूट लेते थे। अब इतना ज़्यादा जो सोना होता था उनके पास या गोल्ड होता था, उसको कैरी करने के लिए बाहिफ़ाज़त अगली जगह पे पहुँचाने के लिए उनको अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती थी। तो इसलिए वहाँ पे एक फ़िलॉसफ़ी आई, वहाँ पे फ़िलॉसफ़ी किस चीज़ की आई कि बैंक का एक निज़ाम मुतारफ़ हुआ। वो किस तरह से? सपोज़ करें एक इंसान है कि वो जाना चाहता है यहाँ से पाकिस्तान से, वो
चला गया यूएसए में तजारत करने के लिए, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और वो ये चीज़ कह रहा है कि भाई ये मेरे पास सामान है और मैं यहाँ से उसके बदले में इतना सामान लेना चाहता हूँ। और वहाँ से वो क्या करते थे कि उस करेंसी को वो रख लेते थे और अपनी करेंसी को वो दे देते थे, और बदले में उनसे कुछ ना कुछ चार्ज कर लेते थे, जिसका बैंक वहाँ से एक एक्सचेंज वाला वजूद आया। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, बैंक वालों ने बोला जी कि आप जो गोल्ड इतना उठा कर लेकर जाते हो आते हो, तो आप ऐसा करो, ये गोल्ड आप हमारे पास रखवा दो और इसके बदले में हम आपको एक रिसिप्ट लिख के देंगे, एक आपको रसीद लिख कर देंगे, स्लिप देंगे, जिसको हम कहते हैं पेपर करेंसी हमारे पास फर्स्ट टाइम आई। तो अगर आप पाकिस्तान के नोट को भी उठा लो और उसके ऊपर अगर आप देखते हो, तो आपको वहां पर भी एक चीज नजर आएगी किसी भी पाकिस्तानी नोट के ऊपर। यहाँ पे अगर आपको लाइव चीज़ चेक करवाऊँ तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, इस नोट के ऊपर लिखा हुआ हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। उर्दू के अंदर एक छोटा सा एक यहाँ पे हदायत लिखी होती है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि बैंक इस चीज़ का ज़ामिन है कि ये आपके पास जो करेंसी है, इतने इसके बदले इतना गोल्ड आप कभी भी आकर ले सकते हो अपने स्टेट बैंक से। तो ऐसे वक़्त गुज़रता गया, अब किसी को क्या पता कि किस मुल्क के पास कितना गोल्ड पड़ा हुआ है, कितना रिज़र्व पड़ा हुआ है। वो ही हमें वो घुमाया हुआ हमारी स्टडी ने हमें जो पढ़ाया जा रहा है, लकीर का फ़कीर बनाया जा रहा है जी कि गोल्ड के ऊपर आपकी ट्रेड होती है। तो ऐसी बात नहीं है, अगर ये चीज़ हो तो ऑलमोस्ट दुनिया का तकरीबन 60% जो गोल्ड है वो यूके के पास है। तो फिर कुवैत की जो करेंसी है पूरी दुनिया में सबसे हाई क्यों है? सोचने वाली बात है। तो ऑलमोस्ट 60 की जो दिहाई थी 60 की, उसके अंदर गोल्ड वाला जो एक तस्वुर था वो ख़त्म हो चुका है। आपकी जो ट्रेड चलती है वो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर चलती है कि आपके मुल्क के अंदर खुशहाली कितनी है, आपके जो मादनी ज़ात हैं, कुदरती जो आपके वसाइल हैं वो कितने हैं, वहाँ पे आपकी जो लाइफ स्टाइल है आपका वो कैसा, आपकी लाइफ कितनी पुरसकून है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो चीज़ निकल के आती है वो आपकी ट्रेड बेस पे चलती है, वो आपका रिजर्व कहलाता है। इस उधर से फिर आपकी चीज़ों की मांग होती है और वहाँ से आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा होती है। तो जब आप किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करोगे और उसकी सप्लाई जो है वो कम होती जाएगी तो आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से जब आप किसी चीज़ की डिमांड कम करते हो और सप्लाई उसकी ज़्यादा हो जाती है तो उस वहाँ से उसकी प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि उसको लेने वाले नहीं होते। तो सेम इसी तरह से जो करेंसीज़ हैं वो वर्क करती हैं। और जब उसके बीच में आप ट्रेड करते हो तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 70 से 80% जो ट्रेड होती है, कोई भी मुल्क अगर ट्रेड कर रहा है वो डॉलर बेस पे कर रहा है, तो इसलिए डॉलर की हाकमियत है पूरी दुनिया के ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज़ एक समझने वाली कि इकोनॉमी वर्क कैसे करती है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम चलते हैं और जो वजूद आया हमारे पास ब्लॉकचेन का वो किस तरह से आया, वो चीज़ों को आप समझ लें। 2009 के अंदर एक बंदा था जिसको हम कहते हैं सतोशी नाकामोटो, उसने ब्लॉकचेन का एक तस्वुर दिया। उसने बोला जी कि हम अगर इस तरह से करें कि जो हमारे बीच में थर्ड पार्टी है, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी कौन से बैंक है, आपने आज अपना पैसा बैंक में रखवाया हुआ है, वहां से आप क्या कर रहे हो, उस पैसे को निकालने के लिए भी आप पाबंद हो। किस चीज़ के पाबंद हो? कि जनाब अगर आपने वो पैसा निकालना है तो उनके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। रूल कौन से? वो कहते हैं जी कि आपके अकाउंट के ऊपर लिमिट है, आपका 20 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा हुआ है लेकिन आप पर डे के ऊपर सिर्फ 5 लाख रुपए ले सकते हो। आपके घर के अंदर ज़रूरत हो, कोई बंदा मर रहा हो, इवन कि आप खुद मर रहे हो और आपको ज़रूरत हो उस चीज़ की, आपकी जान पे आई हो, तो आप अपना पैसा नहीं निकलवा सकते। तो फिर तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का, वो पैसा रखवाने का। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उस बंदे ने एक फ़िलॉसफ़ी पेश की कि हम क्या करते हैं, हम थर्ड पर्सन को बीच में से निकाल देते हैं, पेयर टू पेयर चलते हैं। अगर हम अपने पैसे के खुद मुख्तार हों, पूरी दुनिया के अंदर हम अपने पैसे को किसी भी जगह पे लेकर जा सकते हैं, वन क्लिक करते हैं हम पैसा लेकर चले जाते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हम क्यों ना इस तरह से चलें। तो उसने एक फ़िलॉसफ़ी पेश की थी जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड के ऊपर क्रिप्टो करेंसी का आना। तो पहली क्रिप्टो करेंसी जो आई थी हमारे पास उसका नाम क्या था जी? बिटकॉइन था। बिटकॉइन को समझने से पहले आप ब्लॉकचेन को समझ लें कि बेसिकली ये ब्लॉकचेन है क्या चीज़ है और ये क्रिप्टो के साथ वर्क कैसे करती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है कि ये वर्क कैसे करती है और ब्लॉकचेन है क्या चीज़ है।
नंबर वन, ये एक यूज़र होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है नेटवर्क को, नोड्स होते हैं, ब्लॉक बनते हैं, ठीक है। जैसे कि 50 कंप्यूटर हैं और वो आपस के अंदर कनेक्ट हैं इंटरनेट के जरिए। अब 50 में से क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी वो बना रहे हैं कि भाई हम 50 में से कोई बंदा अगर ये काम करता है तो हम उसको अपने पास नोट कर लेंगे। ब्लॉकचेन मीन के ऑनलाइन खाता बुक है। जैसे आप किसी बंदे का कोई हिसाब किताब लिखते हो, हिसाब किताब किस तरह से आप लिखते हो कि सपोज करें आपने पर्सन ए से कोई चीज़ ली और पर्सन बी को आपने वो चीज़ दी, क्या चीज़ दी, कब दी, कितने की दी, उस सारे रिकॉर्ड को अपने पास सेव कर लेते हो फिजिकल तौर पे। इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया के अंदर जब हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन, डाटा के ज़रिए। तो वो जितने भी न्यूज़ होते हैं, वो जितने भी कंप्यूटर होते हैं, वो आपस के अंदर लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ। वो एक नेटवर्क क्रिएट होता है इंटरनेट के ज़रिए। तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ की वैलिडेशन के लिए ब्लॉक बनाते हैं और ब्लॉक बनाने के बाद एक दूसरे की तरफ रिक्वेस्ट भेजते हैं। सबसे पहले यूज़र क्या करता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है ट्रांजैक्शन के लिए और ब्लॉक में चला जाता है जहाँ से वो ब्लॉक क्रिएट होता है सेकंड नंबर पे। उसके बाद वो जितने भी उसके मेंबर्स हैं सबके पास वो चीज़ चले जाती है, वो सारे उसके ऊपर वैलिडेशन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फोर्थ नंबर के ऊपर वो ट्रांजैक्शन के ऊपर ओके कर देते हैं। फिर एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना वेरीफाइड हो जाता है। अब ये किस तरह से वर्क करते हैं देखें। ब्लॉक फर्स्ट जो है वो ट्रांजैक्शन करता है, उसका एक हैशटैग बनता है, वो यूनिक होता है। इसी तरह से जब ब्लॉक टू बनेगा तो प्रीवियस जो हैशटैग होगा उससे नेक्स्ट नंबर उसका होगा। तो इस तरह से ये क्या है, जो ब्लॉकचेन का तस्वुर है वो किस जगह पे आके खत्म होता है जी, वो तीन चीज़ों के ऊपर आके होता है। उसके अंदर तीन उसके टेरिलेमा होते हैं कि तीन चीज़ों के ऊपर वो वर्क करता है। नंबर वन, वो होता है जी सिक्योरिटी बेस के ऊपर, यानी कि हैकिंग के चांस नहीं होते, ठीक है, नंबर एक। और उसके बाद नंबर जो आ जाता है उसका बी, वो आ जाता है जी उसका स्केलेबल होना, ठीक है, स्केलेबिलिटी उसके अंदर होती है, यानी कि आसानी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बैंक के हवाले से, अगर आपने अपना पैसा लेना है या बाहर से आपको किसी ने पैसा भेजना है तो एक्सचेंज के थ्रू भेजेगा, उसके ऊपर टाइम लगेगा, एक्सचेंज वाले उसकी वेरिफिकेशन अलग से करेंगे। तो इन सब चीज़ों के पंगों से बचने के लिए उसके अंदर स्केलेबिलिटी होती है। फिर उसका डिसेंट्रलाइज्ड होना, यानी कि थर्ड पार्टी का बीच में ना होना, पेयर टू पेयर चलना। तो ये तीन चीजें जो है ना इसके ऊपर ब्लॉकचेन वर्क कर रही होती है और उसके ऊपर फिर आपके क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट हैं वो लैंग्वेज बेस्ड होकर क्रिएट होते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये चीज समझें कि करंट जो टीपीएस है, टीपीएस समझा दिया कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड, के एक सेकंड के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आया था वो बिटकॉइन आया था, ठीक है जी। बिटकॉइन जब हमारे पास आया है तो उसका जो टीपीएस था, ट्रांजैक्शन पर सेकंड थी, तो वो 7 ट्रांजैक्शनें बिटकॉइन की एक सेकंड में होती थी। उसके बाद हमारे पास आ गया इथीरियम, तो उसकी 30 ट्रांजैक्शनें होती थी। इसी तरह से अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हर प्रोजेक्ट जब भी आया उसने अपने इन तीन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए काम को चालू रखा। ये जो चीज़ें आपके पास तीन आ रही हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये कैसे वर्क कर रही है एक दूसरे के साथ और ये क्या चीज़ है असल में, ये कोडिंग बेस आपके पास प्रोजेक्ट आते हैं। जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हो पीएचपी के लैंग्वेज को इस्तेमाल करके, जुमला की, सॉलिडिटी की, तो बहुत सारी आपको लैंग्वेज मिलती हैं। इसी तरह से ये प्रोजेक्ट भी क्रिएट होते हैं, किसी मकसद के लिए क्रिएट होते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट आया है ये किस मकसद के लिए आया है, इसका काम क्या है, ये स्टोरेज के लिए है, ये एप्लीकेशन के लिए है, ये किन चीज़ों के लिए है। तो यहाँ पे आप देख लें ब्लॉक का टाइम, बिटकॉइन का जो ब्लॉक एक है वो 10 मिनट में बनता था, इथेरियम का 15 सेकंड में बनता था। ट्रांजैक्शन की जो फीस थी बिटकॉइन के अंदर वो तकरीबन $27 के करीब है और इथेरियम के अंदर 12 के करीब है, ठीक है जी। उसके बाद आप चेक कर लें उसकी जो ईयर है उसका 2009 में आया और 2015 के अंदर आपका इथेरियम आ गया। टाइप कौन सी आ गई, लेयर वन के ये प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे आप समझ लें कि बिल्डिंग है, नीचे वाली बिल्डिंग ज़्यादा मजबूत होगी, उससे ऊपर वाली बिल्डिंग उसके ऊपर बन सकेगी, फिर उससे ऊपर वाली बिल्डिंग बन सकेगी, तो हमें बेस अच्छी बनानी चाहिए। तो इसलिए ये कहलाते हैं लेयर वन, लेयर टू, लेयर जीरो के प्रोजेक्ट्स। उसके बाद आप देख लें कि मार्केट कैप कितना है, तो 911 बिलियन डॉलर के करीब का जो मार्केट कैप है वो बिटकॉइन का था।
उसके बाद 370 के करीब इसका इथेरियम का था। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, हर नई आने वाली चीज़ की कोशिश ये होती है कि प्रीवियस जो उसका टेरिलिमा है उसकी बेस पे हम अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, ताकि हम जो हमारा कंपटीशन है वो अच्छा हो सके और जो हमारा कॉम्पिटिटर है हम उसको बीट कर सकें। तो बिटकॉइन जब आया तो एक फिलॉसफी थी आपके सामने, एक नज़रिया था, उसने जो पेश किया और उसने पेयर टू पेयर चीज़ को लेकर स्टार्ट कर दिया कि भाई आप अपने बीच में थर्ड पार्टी को निकाल दो। तो उसके बीच में जो कमी बेशी थी वो किसने मुकम्मल कर दी? वो मुकम्मल कर दी आने वाले प्रोजेक्ट्स ने। तो उसके बाद इथेरियम आ गया। इसी तरह से हर आने वाला प्रोजेक्ट अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, मार्केट के बीच में अच्छा अपना वो अमल ज़ाहिर कर देता है, उसकी डोमिनेंस अच्छी हो जाती है, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट लोगों के बीच में अडॉप्शन में आ जाएगा और उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों की समझ लग गई। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप ये चीज़ अब समझें कि ये प्रोजेक्ट्स वर्क कैसे करते हैं और ये बनते कैसे हैं, किस किस चीज़ों के लिए काम आते हैं। क्रिप्टो इज़ अ डिजिटल करेंसी दैट इज़ क्रिएटेड बाय एनी डेवलपर इन स्पेसिफिक कोडिंग on blockchain based. These currencies are used for many different sectors like meta, NFT, infrastructure, storage and many more. ठीक है जी। इसका मकसद क्या है कि जैसे आप कंपनीज को देखते हो, टेस्ला कंपनी है, गूगल कंपनी है, कोको कोला है, फेंटा है, पेप्सी है। तो हर कंपनी का, इवन के हेल्डर शोल्डर ले लो, आप सेंसिलिक ले लो, तो हर कंपनी का कोई ना कोई काम है, उनके एक सेक्टर्स हैं। हेल्डर शोल्डर, क्लियर और सेंसिलिक, आप इनको चेक कर लोगे तो ये हेयर कंडीशनर में आते हैं। तो वहाँ पे वो ही कंपनी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी जिसकी डोमिनेंस अच्छी होगी। इसी तरह से एनएफटी की जो मार्केट है उसके बीच में कौन से प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, उनकी डोमिनेंस कैसी है, उनके जो टेरिलिमा है वो किस तरह, फैक्ट जो है वो कैसे हैं, फंडामेंटल उनका कैसा है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बेस के भी हो गए, स्टोरेज के हो गए और मेटा वगैरह के हो गए या गेमिंग वगैरह के हो गए। तो हर प्रोजेक्ट अपने हिसाब से वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चीज़ को कि मार्केट कैप किस हिसाब से है और वो कैसे चलता है। देखें, बिटकॉइन इज टेक्स द मार्केट कैप ऑफ वर्ल्ड बाय ऑलमोस्ट 10% ऑफ ग्लोबल मार्केट इन 10 years. That's mean in the upcoming couple of years the crypto industry will boom. यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं मार्केट का, तो मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि भाई बिटकॉइन ने तकरीबन 10 सालों में जो अक्वायर किया है पूरी दुनिया के शेयर्स को, वो कितना किया है? तकरीबन 10% किया है। ऑलमोस्ट जो पूरी दुनिया में मनी की सर्कुलेशन हो रही है वो तकरीबन 90 से 100 ट्रिलियन डॉलर के बीच में हो रही है। उसका 10% इसने अक्वायर अगर किया है, और ऑल टाइम हाई इसका कितना गया है जी, कि 3 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर गया है, और वो भी 10 सालों में। और बाकी की इंडस्ट्री को आप देख लो कि किसी भी कंपनी को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। जैसे एप्पल को आप ले लो, आप माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, गूगल 1998 में आया और आज के टाइम पे उसका मार्केट कैप आप चेक कर लो, उसको 35-40 साल का अर्सा लगा। इसी तरह से आप एप्पल को ले लो, 35-40 साल से वो कंपनी चल रही है और 35-40 साल के बाद जाके वो 220 बिलियन डॉलर के अराउंड पहुंची है, 200 बिलियन डॉलर के करीब पहुंची है। तो इस तरह से बिटकॉइन ने इतने कम अरसे में जो रिटर्न दिया है वो आपके सामने है। तो क्रिप्टो की जो इंडस्ट्री है ये आने वाला आपका फ्यूचर है और डिसेंट्रलाइज होने वाली चीज़ें हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप इस चीज़ को अपना लें, इस चीज़ को आप तस्लीम कर लें, ताकि आपके लिए आने वाले टाइम में फ़ायदा हो सके। उसके बाद हम आ जाते हैं चीज़ों की तरफ कि आप प्रोजेक्ट को अगर देखते हो तो वो किस तरह से वर्क करते हैं और आप किस तरह से आप उसको चूज़ कर सकते हो, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। वो टेक्निकल जो बीच में एनालिसिस होता है क्रिप्टो करेंसी का वो कितनी किस्मों का होता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देख लें कि देयर आर मैनी वेज ऑफ अर्न मनी फ्रॉम दिस मार्केट। आप किन किन तरीकों के साथ क्रिप्टो की इंडस्ट्री से या ट्रेडिंग की दुनिया से आप पैसा कमा सकते हो। लाजमी नहीं कि आपके पास एक ही तरीका है जिससे आप कमा सकते हो। यहाँ पे कुछ आपको मैं चीज़ें शो करता हूँ, जैसे कि आप किस तरह से कर सकते हो जी कि देयर आर मैनी वेज ऑफ अर्न मनी फ्रॉम दिस मार्केट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग, you can become a blockchain developer
Meta or NFT creators are same like if you want trader learn technical analysis or want to become an investor for long term wealth creating learn fundamental analysis. It's all the thing depends on you which type of stamina you have. But don't worry, I will give you the complete path and roadmap. देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ डेवलपिंग करने में, तो फिर आप कोडिंग को सीखें, ब्लॉकचेन के आप डेवलपर बन जाएं। फ्यूचर बहुत इसका ब्राइट है। ऑलमोस्ट आप इजीली इसके अंदर 8 से 10 हज़ार डॉलर पर मंथ अर्न कर सकते हैं एज अ सैलरी, एज अ एम्प्लॉय किसी भी जगह पे जॉब करके। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर एक अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर की। उसके बाद अगर आप ये कहते हैं जी कि मैं एनएफटी या मेटावर्स के अंदर काम करना चाहता हूँ, तो फिर आपको अच्छे अंदाज में ग्राफिक को सीखना पड़ेगा ताकि आप खुद की एनएफटी बना सकें और मेटा के आप प्रोजेक्ट को बना सकें और वहाँ पे आप उसको शेयर कर सकें। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि मैं ट्रेडर बन के पैसा कमाना चाहता हूँ, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का आना ज़रूरी है। या आप ये चाहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर आपको किसी भी प्रोजेक्ट का फंडामेंटल एनालिसिस आना ज़रूरी है। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज़ होती है? आपकी बैकबोन होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी कंपनी की। ये कंपनी किस वजह से आई है, इसका मकसद क्या है, इसका रीज़न क्या है, हम किस लिए मार्केट में आए हैं, हमारी पोटेंशियल क्या है। तो इन चीज़ों को जानते हुए जब आप किसी प्रोजेक्ट में जाते हो, तो आपके पास एक रोड मैप होता है कि हमने इस तरह से लेकर चलना है। तो वो इन्वेस्टर बंदा कहलाता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करता है। तो ये कंप्लीट रोड मैप आप लोगों के साथ मैं शेयर इंशाल्लाह करूंगा मजीद। इससे पहले आप चंद चीज़ों को समझ लें कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अर्निंग money from the trading world. Choose the sectors accordingly to your hobby. अगर एक इंसान एक ट्रेड ले रहा है किसी प्रोजेक्ट में, तो लाजमी नहीं कि आप उसमें लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद देखें, एनालिसिस करें कि आपको किस चीज़ का ज़्यादा शौक है, उसको उस सेक्टर को आप चूज़ करें। उसके बाद जो प्रोजेक्ट का जो रोड मैप है आप उसको रीड करें कि ये प्रोजेक्ट का वाइट पेपर क्या है। उसके बाद जो उसकी क्वांटिटी है, उसका मार्केट कैप है, आप उसको चेक करें। फिर उसके बाद उसके जो सोशल नेटवर्क हैं आप उसका एनालिसिस करें कि मार्केट के बीच में इसकी हाइप कितनी है। फिर आप अपना प्लान जो है उसको आप सेट करें और ये देखें कि आपके अंदर स्टेमिना कितना, आप कितना होल्ड कर सकते हो। अपना पोर्टफोलियो देखें कितना है, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करें। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्क ऑन योर साइकोलॉजी एंड पॉलिश योर स्किल। वर्क योर वेल्थ क्रिएटिंग जस्ट नॉट टू अर्न मनी। सबसे पहले कोशिश अब ये करें कि जब तक यहाँ से आप इस जगह से आप नहीं सीखोगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब आप यहाँ से हार मान लोगे तो आप कभी भी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसलिए साइकोलॉजिकली तौर पे आपको वर्क करना पड़ेगा अपनी ज़ात पे। नेक्स्ट हम अगर कंटिन्यू करते हैं, चीज़ को देखते हैं कि फंडामेंटल का जो एनालिसिस होता है वो कितनी टाइप का होता है। तो सबसे पहले देखें जी, there are many types of analysis, but accordingly to top level analysts, just three analysis are actual. किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाते हैं, चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट में है, चाहे वो क्रिप्टो की मार्केट में है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में है, हमेशा उसके अंदर दो चीज़ें आपको मिलेंगी। उसका टेक्निकल का एनालिसिस, उसका फंडामेंटल का एनालिसिस। ये दो एनालिसिस के बीच में एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं ऑन चेन एनालिसिस, जो दोनों के डाटा को सामने आपके वाजे रख देता है। तो जब आप इन दोनों को अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हो, तो उसके बाद आप ऑन चेन एनालिसिस को भी इजीली कर सकते हो। हर चीज़ आपकी आंखों के सामने होती है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, आप उस चीज़ को देख लें कि फंडामेंटल में क्वालिटीज़ आती हैं कि बिजनेस जो उसका मॉड्यूल है कंपनी का वो क्या है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, ठीक है जी। उसके बाद उन गवर्नमेंट के साथ उनकी कोऑपरेशन कैसी है, कस्टमर के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, मार्केट के अंदर उसका जो कॉम्पिटिटर है उनके साथ शेयरिंग कैसी है इनकी। उसके बाद इसकी जो इंडस्ट्री है वो कितनी ग्रोथ करने वाली है। इसी तरह से अगर आप फंडामेंटल की क्वांटिटी की तरफ आ जाते हैं क्वालिटी के बाद, तो इसका जो बैलेंस शीट है, इसका ऑडिट, इसका डेरिवेटेड, इसका जो शेयर्स है, इसकी रेशो कितनी है एनालिसिस की, एनुअल रिपोर्ट क्या है, कंपनी ने एक साल के अंदर कितना रिटर्न दिया, ये वो हर चीज़ों का एनालिसिस करना आपका फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है।
फंडामेंटल कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल ऐसा ही है कि जैसे किसी चीज़ के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाना, नॉलेज बेस के ऊपर आप किसी चीज़ का एनालिसिस करते हो, उसके बाद जाके आप अपना फैसला लेते हो। तो यहाँ पे हमने जिस चीज़ को लेकर चलना है वो हमारा है एनालिसिस टेक्निकल का, जिसकी बेस पर हम चार्ट को देखते हैं और उसके बाद जाके हम ट्रेडर को लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो चीज़ आ रही है सेकंड हमारे सेशन में, वो है जी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर किन किन चीज़ों को हम लेकर चलते हैं और किन एक्सचेंज के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि टेक्निकल के अंदर हमारे पास एक ही टूल आता है जिसको हम ट्रेडिंग व्यू कहते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू टूल ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे पूरी दुनिया का स्टॉक अवेलेबल है, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो, उसका आप चार्ट का एनालिसिस कर सकते हो, वहाँ पे अपने अपने पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो और बाइंग सेलिंग कर सकते हो। और इसके अंदर आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है CEX यानी कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, और डेक्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस लाइक वैलेट। TradingView is the platform where you can find out the opportunities for buying and selling of any stocks like forex, crypto, or share market as technically. And SEX and DEX both are the exchanges where you can buy and sell your stocks like Binance and Trust Wallet, Meta5 and IQ Option वगैरह। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ये ऐसी एक्सचेंजेस हैं कि जहाँ पे आप जाके अपनी चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर सकते हो, बाइंग सेलिंग कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो की मार्केट में आते हो तो बाइनांस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो मोस्ट पॉपुलर है और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। तकरीबन क्रिप्टो की दुनिया का जो मार्केट कैप है 57% के करीब वो बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ है। और ट्रस्ट वैलेट क्या है, वो जी डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट है जहाँ पे आपकी KYC नहीं होती, यानी कि नो योर कस्टमर वाला सीन नहीं होता। वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके खुद को वेरीफाई नहीं करवाना होता, जस्ट आपको वहाँ पे प्राइवेट कीज मिलती हैं। इसी तरह से मेटा 5 हो गया फोरेक्स के लिए जिसको हम ब्रोकर कहते हैं, या IQ ऑप्शन वगैरह हो गया, ये ब्रोकर कहलाते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी बेसिकली ये ब्रोकरिंग है, यानी कि आप किसी के थ्रू अपने स्टॉक को बाय करते हो या आप सेल करते हो। अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या चीज़ है जी, उसका एडवेंचर क्या है, डिसएडवेंचर क्या है जी। ट्रेडिंग व्यू इज द फ्री टूल फॉर बिगनर एंड पेड फॉर द एडवांस लेवल। अगर आप बिगनर लेवल के ऊपर हो तो आप ट्रेडिंग व्यू का टूल फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड करती हैं आपसे KYC, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आपसे ये रिक्वायर्ड नहीं करती। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बेहतर ऑप्शन हैं बनिस्बत सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के। और उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर आपके पास जो पॉइंट है कि a lot of tools are available free of cost where you can analysis about new projects about crypto trading like CMC, CoinGecko, etc। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल ऐसे मिल जाते हैं या वेबसाइट ऐसी मिल जाती हैं जहाँ पे जाके आप अपने स्टॉक को सॉर्ट आउट कर सकते हो, उनका एनालिसिस कर सकते हो, जिसके अंदर कॉइन मार्केट कैप जिसको हम CMC कहते हैं वो सबसे टॉप पे है क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है जी ट्रेडिंग के रूल क्या है, ट्रेड कितनी किस्म की होती है, उन कॉन्सेप्ट को आप समझ लें। बेसिकली ट्रेडिंग क्या चीज़ है, ट्रेडिंग इज बेसिकली द टर्म ऑफ होलसेल बाइंग टू सेलिंग योर प्रोडक्ट like taking margin as profit. So there are different ways or strategies for making the trade। असल में ट्रेड होता क्या है कि आप होलसेल पे किसी चीज़ को लेते हो, होलसेल पे लेने के बाद आप एक अच्छा सा पॉइंट अपना देखते हो कि जहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हो, यहाँ पे आपकी प्राइस जा सकती है, ट्रिगर हो सकती है। जैसे आप कोई शॉप रन कर रहे हो, वहाँ से आप स्टॉक को लेकर आना चाहते हो, आप गारमेंट्स का काम करते हो, बेबी गारमेंट्स का आप लगा लें, और बेबी गारमेंट्स के लिए आप जो वो बच्चों के सूट हैं पहनने वाले, आप उनको स्टॉक उस स्टॉक को उठाने के लिए आप क्या करते हो, होलसेल पे जाते हो बड़ी मार्केट में, वहाँ से आप लेकर आते हो और फिर आप आगे उसको रिटेल में सेल करते हो, परचून पे सेल करते हो अपनी अपने हिसाब से, जहाँ पे आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे कि आपने 100 रुपये का एक सूट लिया, और ऐसा तो हो नहीं ना सकता कि उस सूट को आप 50 रुपये में सेल कर दो। आपकी कोशिश यही होगी कि मुझे 10-20 रुपये उसमें से बच जाएं। तो आप क्या करते हो, उसको होल्ड करते हो और अच्छे पॉइंट के ऊपर आप उसको सेल कर देते हो, जिसको हम कहते हैं अच्छे गाहक का लग जाना।
आपके पास कस्टमर का आ जाना, वो क्या करता है, आपसे वो चीज़ बाय कर लेता है। इसी तरह से ट्रेडिंग की दुनिया है। इवन कि इंसान के पैदा होने से लेकर इंसान के मरने तक हर चीज़ की ट्रेड होती है। तो इसको हम तजारत कहते हैं, जिसको आप ऑनलाइन लेकर चलते हो, और उसको हम ट्रेडिंग की दुनिया कहते हैं। फॉरेक्स की मार्केट या क्रिप्टो की मार्केट, स्टॉक की मार्केट हम उसको कहते हैं, शेयर्स मार्केट कहते हैं। तो कान आप इधर से पकड़ लें, कान आप उधर से पकड़ लें, पकड़ना आपने कान ही है, करनी है आपने तजारत या ट्रेडिंग करनी है, बिजनेस ही करना आपने। एडवेंचर आपको यहाँ पे किस चीज़ का है कि अगर आप ऑनलाइन तजारत करते हो तो आपको ये नहीं होता कि आपने उस जगह का रेंट देना है, आपने बिल देना है, ये वो सीन आपके पास नहीं होता, झंझट नहीं होती, आपको कुछ जगह ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। जस्ट क्या, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, आपके पास डिवाइस है, आपके पास स्किल है। इवन का कब्रस्तान में भी जाकर बैठ जाओ तो भाई वहाँ पे भी जाकर ट्रेड कर सकते हो, बाइंग सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेड भी फिर दो किस्म की होती है, एक स्पॉट ट्रेड होती है, एक फ्यूचर ट्रेड होती है। स्पॉट ट्रेड सिर्फ क्रिप्टो में आपको मिलेगी, जबकि फ्यूचर ट्रेड आपको हर मार्केट में मिलेगी। फ्यूचर ट्रेड क्या है और स्पॉट ट्रेड क्या है? स्पॉट ऐसा है जी कि आप इमीडिएटली क्या करते हो, बगैर किसी रिस्क के, बगैर किसी लिक्विडिटी के, जितना आपके पास एसेट है उसके हिसाब से आप चीज़ को बाय करते हो और फिर आप उसी हिसाब से आकर उसको सेल कर देते हो। फ्यूचर ट्रेड क्या है? इसको हम कहते हैं लेवरेज ट्रेड। लेवरेज ट्रेड क्या होती है कि आप एक्सचेंज से या आप अपने ब्रोकर से उधार लेते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, जो हलाल हराम वाली बात थी ना, कि ये हलाल है या हराम है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी क्रिप्टो करेंसी या ट्रेडिंग या फॉरेक्स ये हराम है क्योंकि वहाँ पे सूद होता है। तो सूद का आपको मैं बता देता हूँ कि हदीस मुबारक है, वो सूद, जो वो पैसा कि जो आपको रिटर्न में अजाफी होकर मिले, वो सूद कहलाता है। जैसे आप मुझसे पैसा लेते हैं 20,000 रुपया, मैं कहता हूँ ठीक है भैया अब ले लो मुझसे 20,000 रुपया, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन रिटर्न के अंदर मुझे 20,000 के बदले मुझे 30,000 चाहिए, मुझे 20,000 के बदले 22,000 रुपया चाहिए। आई डोंट केयर कि आपको प्रॉफिट होता है या आपको लॉस होता है, तो इसको मैं बोलूँगा सूद। ठीक है, पैसे के बदले मैं पैसा ले रहा हूँ। जबकि फ्यूचर ट्रेड के अंदर जो आपको लेवरेज मिलती है वो क्या होता है, आपके पास सपोज करें एक $100 है, और आप ये कहते हैं, वही पीछे चलते हैं हम वो $100 वाली, $1,000 वाली एग्जांपल के ऊपर। आप कहते हैं भाई मैं भी रिस्क लेना चाहता हूँ, यानी कि मैं लेवरेज लेकर मैं $1,000 के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ। तो आपके पास क्या होगा, $100 के साथ आप 10x की लेवरेज लेते हो तो आपके पास $1,000 का जो मार्जिन है वो बन जाता है, पोर्टफोलियो बन जाता है। तो 10x आपने लिया ना, वहां पे क्या होगा, सिर्फ एक झटका होगा, यानी कि 10 सेंट अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। वो बेसिकली आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपके टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर, क्योंकि 10x आपने लिया हुआ है। आपका पोर्टफोलियो अब 100 का नहीं है, बेसिकली $1,000 के साथ चल रहा है। इसी तरह से अगर वो 10 सेंट नीचे की तरफ आ जाता है तो जो आपका $100 का अकाउंट था वो वॉश हो जाएगा, यानी कि लिक्विड हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि फ्यूचर ट्रेड के अंदर लोग क्या करते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो को सीखे बगैर, रिस्क मैनेजमेंट को सीखे बगैर हाई लेवरेज लेते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। उस गैम्बलिंग को करने की वजह से, सट्टाबाजी की वजह से, जुए की वजह से हम कहते हैं कि चीज़ हराम है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को पूरी एक मैनेजमेंट के साथ करते हैं, रिस्क आप कम से कम लेते हैं, आप ज़्यादा नहीं लेते, आप अपना एसएल भी इस्तेमाल करते हैं कि भाई यहाँ तक प्राइस आई तो मार्केट से मैं निकल जाऊंगा, तो फिर हम इसको ये कहते हैं कि भाई ये आपकी ट्रेड बिल्कुल ठीक है, आप अच्छे से कर रहे हो। जैसे बहुत सारे फल ऐसे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं कि आप उनको देर तक नहीं रखते, आपने अक्सर मुशाहदा किया होगा। अब मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाके आप चेक करते हो कि भाई स्ट्रॉबेरी है, वो जल्दी खराब होने वाला फल है। सुबह को मार्केट में आप गए और जाके आपने देखा कि प्राइस उसकी ज़्यादा है, शाम को आपने देखा उसकी प्राइस भाई ऐसे नीचे गिरी हुई है, वो कहते हैं भाई भाई ले जाओ कि एटलीस्ट हमारे पैसे पूरे हो जाएं, कि कुछ ना आने से कुछ आना बेहतर है। तो वो लॉस बर्दाश्त करके भी चीज़ को दे देते हैं। इसलिए आप अपना एसएल भी इस्तेमाल करते हो कि मैं जस्ट इतना रिस्क लूंगा, प्राइस अगर नीचे चलेगी तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, फिर अच्छे पॉइंट के साथ मैं एंट्री करूंगा। तो वो एक पूरा एनालिसिस करने के बाद आप रिस्क लेते हो। तो ये जो दो ट्रेडें हैं ये चलती हैं क्रिप्टो की दुनिया में। तो मैं जो अपॉर्चुनिटी कहता हूँ सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, वो क्रिप्टो की दुनिया में है कि आप एनालिसिस करें, एनालिसिस को सीखें, स्पॉट ट्रेड करें, ताकि अगर आप स्टक भी हो जाते हैं तो एटलीस्ट एंड पे आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलो, अगर आपके अंदर सब्र है। जैसे मैंने पहले आपको बोला, वो इंसान आ सकता है इस फील्ड में
कि जिसके अंदर सब्र होगा। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह से नेक्स्ट जो मेरे पास चीज़ आती है कि ट्रेडिंग के रूल्स क्या हैं, कि सबसे पहले अपने माइंड सेट को आप ठीक करो। अपना माइंड आप एक जगह पे सेट कर लो, अपनी सोच के ज़ावियों को एक जगह पे रख दो कि सेट योर माइंड सेट ऑन विच मार्केट यू आर चूजिंग फॉर ट्रेड एंड वाई। सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि जिस भी ट्रेड को आप लेना चाहते हो, जिस भी मार्केट में आप जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो, उस पर क्या रीज़न है, और लेनी है ट्रेड तो क्यों लेनी है। नंबर दो, choose one tool for analysis and follow the mentor before you make the perfect yourself। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि जब भी आपने किसी चीज़ को स्टार्ट करना है, एटलीस्ट आप एक मेंटर को फॉलो करो, बजाय ये कि आप 10 मेंटर को फॉलो करो, क्योंकि 10 को आप फॉलो करोगे पजल हो जाओगे। कम से कम पहले एक को फॉलो करो। जैसे कोई मुझे फॉलो करता है और अगर उसको मेरा अंदाज़ बयान अच्छा नहीं लगता, लाजमी नहीं है कि मेरी गुफ्तगू 10 बंदों के पसंद आए। हो सकता है उनमें से 2 बंदों को पसंद आ रही हो, 8 को ना आ रही हो, तो आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुझसे बेहतर अंदाज में भी आपको समझाने वाला होगा, आप उसको फॉलो करें। तो इसलिए जिस बंदे की आपको समझ आ रही है, एटलीस्ट आप एक बंदे को फॉलो करो, अच्छे अंदाज के साथ आप लर्निंग करो, और जब तक आपकी उसके ऊपर प्रैक्टिस ना हो जाए, आप किसी और बंदे को फॉलो ना करो। नंबर थर्ड, work with initial capital but start with a demo trade, like at least 20 to 50 trades and win them after that start the real money trade। स्टार्टिंग के ऊपर मैंने आपको रिक्वायरमेंट में बताया था कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, और जो मैं भी रेकमेंड करता हूँ, स्टार्टिंग के अंदर आप इनिशियल कैपिटल के साथ ट्रेड ना करो, बल्कि आप जो ट्रेड कर रहे हो डेमो के साथ आप करो। जब आपने देखा 20-50 के करीब आपकी विनिंग रेशियो निकल आई है, ट्रेडें आपकी हिट हो गई हैं, उसके बाद थोड़ा सा मार्जिन लो और उसके रियल मनी का, और उसके ऊपर ट्रेड स्टार्ट करो। नंबर फोर, always set the ratio of your account from 1:1 to 1:3 maximum on trade। इसका मकसद ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर मैक्सिमम एक ही प्रोजेक्ट के बीच में इन्वेस्टमेंट करके चलो, यानी कि 1:1 की रेशो के साथ, या मैक्सिमम 1:3 के साथ। अगर आपके पास $1000 का मार्जिन है, अकाउंट है, तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले आप उसके अंदर एक ही ट्रेड लेकर चलो, यानी कि 1:1 की रेशो लेकर चलो। मैक्सिमम भी करना है तो फिर भाई 1:3 तक करो, अपने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो मार्जिन को, उसके बाद जाकर आप उसमें ट्रेड्स लो। फिर आपके पास जो चीज़ आती है 5वें नंबर पे, जो पॉइंट है, बुक योर प्रॉफिट 5% टू 20% ऑन योर मार्जिन इफ़ यू आर ट्रेडर। जो ट्रेडर बंदा होता है ना, वो बेसिकली ये होता है कि वो दिन को जाता है, शाम को निकल आता है, थोड़े टाइम के लिए जाता है, अपना प्रॉफिट बुक करता है, निकल आता है, या स्विंग ट्रेड करता है, कोई हफ्ते 10 दिन के लिए, महीने के लिए ट्रेड करता है। तो जो इन्वेस्टर बंदा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसको परवाह नहीं होती कि ट्रेड कहाँ पे जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है। उसके पॉइंट और तरह के होते हैं, उसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो कुछ और होता है। ट्रेडर बंदा क्या होता है, वो दिहाड़ीदार मजदूर होता है, उसने पैसा निकालना है, पैसा कमाना है। तो इसलिए आपके पोर्टफोलियो के ऊपर जब आपको 5 से 10% 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो ये अच्छा प्रॉफिट है। जैसे $1000 के ऊपर अगर आपका एक दिन में 5% प्रॉफिट बनता है तो $50 है। $50 मीन के आपने एक दिन के अंदर 2-2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये आपने कमा लिया। और एक महीने के अंदर अगर आपका $1500 बन जाता है, तो आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी 2.5x पे चला गया। 1x आपका कैपिटल और 1.5x आपका प्रॉफिट। तो इस तरह से आप एक महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट को, 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट को आप डबल कर सकते हो। मजीद आप उसके बीच में कैपिटल को बढ़ा सकते हो। तो जब तक आप इस रेशो को लेकर चलोगे नहीं, आप अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाओगे। फिर आपके पास जो छठा पॉइंट आ जाता है कि remember that don't follow anyone blindly, always follow the trading rules if you want to successful। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो कभी भी किसी बंदे को ब्लाइंडली फॉलो ना करो, यानी कि सिग्नल वाले ग्रुप में ऐड कर लिया, मैं सिग्नल फॉलो कर रहा हूँ, ये वो इन पंगों से बाहर निकलो, खुद के सिग्नल बनाना सीखो। इस तरह से आप ट्रेड में कामयाब होगे। तो इसलिए कभी किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, इवन कि मुझे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। मेरा विजन यही है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे पास लर्निंग करते हैं, मैं उनको ट्रेडर बनाता हूँ कि भाई खुद के सिग्नल बनाओ, शेयरिंग करो, लाइव उनकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, प्रैक्टिकल उनका मैं करवाता हूँ कि करो आप, लर्निंग करो। ये इंस्टीट्यूट है आपका, ये कोई मंजन सेल करने वाली जगह नहीं है कि मंजन सेल किया निकल जाओ, ऐसा कोई सीन नहीं है। बिल्कुल जैसे फ़हीम भाई आप लोगों को लेकर चलते हैं, तो हम भी ऐसे ही लर्निंग करवाते हैं कि भाई प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं है, आप अपना टाइम ज़ाया कर रही हो। तो इसलिए कभी किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, मार्केट के अंदर बड़े से बड़ा गुड़ भी आपको मिले। सेकंड लास्ट जो हमारे पास चीज़ है, आफ्टर दैट ट्राई डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट, लाइक ट्रेडिंग ऑन द चार्ट पैटर्न्स, कैंडल indicators, or BUS, CHO,
एमआई बेस्ड वगैरह, ये कुछ इंडिकेटर्स जिनका टेक्निकल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं। तो डेफ ये चीज़ें हैं। अगर आप लोगों की रिस्पॉन्स अच्छी रही हमारे साथ, तो मैं इंशाल्लाह फ़हीम भाई से बात करूंगा और डिस्कस हम कर लेंगे, ताकि हम आपको डीपली इन चीज़ों की लर्निंग करवा सके, जिसके बीच में आप टेक्निकल एनालिसिस को मजीद अच्छे से समझ सको, ताकि आप इस काबिल बन सको कि आप खुद के सिग्नल बनाओ। आपको किसी को मंथली 20, 30, 50, 100 डॉलर देने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि किसी का सिग्नल भी आए तो आपको पता हो कि ये सिग्नल आया है तो इसका मकसद क्या है, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो हम आपको इस काबिल बना सके, और इनको डीपली आपको मैं चार्ट का एनालिसिस करना सिखाऊं कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, कैंडल्स को किस तरह से रीड किया जाता है, इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, चेंज ऑफ चार्ट क्या चीज़ होता है, मनी फ्लो इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को लर्न करने के बाद आप किस तरह से फॉरेक्स की मार्केट में जाकर भी आप ट्रेड कर सकते हो। एक ही एनालिसिस को सीखने के बाद आप कितनी मार्केट के बीच में जाकर आप काम कर सकते हो, कितनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। और लास्ट पे इस सेशन के सेकंड सेशन का जो लास्ट वाली हमारी लाइन है कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट प्ले विद योर मेंटर, के अब्बू ऑलवेज अब्बू। ये फनी लगेगा ज़रूर, लेकिन ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। कभी भी धूलशारी नहीं करनी है आप लोगों ने, हमेशा आपने लर्निंग फेज़ में रहना है। इवन कि मैं खुद भी लर्निंग फेज़ में हमेशा रहता हूँ। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं बोला जी कि मैं इस मार्केट का अब्बू हूँ या मुझे बहुत कुछ आता है। मैं अपने स्टूडेंट से भी सीखता हूँ, ठीक है, और मैं अभी तक भी चीज़ों से मैं सीखता हूँ, मैं लर्निंग करता हूँ। तो इसलिए कभी भी आपने होशियारी करने की कोशिश नहीं करनी, आपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करना सीखें। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि कामयाबी का जो सबसे पहला आपके लिए सीढ़ी है ना, जो करीना है, वो अदब है। तो अदब करना सीखें, उस्ताद का, अपने मेंटोर का, अपने उस जगह का जहाँ पे आप लर्निंग कर रहे हैं, अपनी उस चीज़ का अदब सीखें जिसको आप करना चाह रहे हैं। तो चीज़ों का, इन 3 चीज़ों का जब आप अदब करना सीख जाओगे, कामयाबी इंशाल्लाह आपका मुकद्दर होगी। तो ये सेकंड सेशन हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड जो हमारा सेशन होगा वो हम इंशाल्लाह बाइनांस के ऊपर करेंगे लाइव। आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।